हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है। तो इस टॉपिक में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी अभी तक आपको कंफ्यूजन रही थी, इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे मेटल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो लाइन बाय लाइन एकदम कंसंट्रेट होके मेरी बात सुनेंगे और साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे। Metals are elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। देखिए, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड आर malleable एंड डक्टाइल्स। ठीक है, यानी कि वो malleable भी हैं और डक्टाइल भी हैं, मतलब कि उनको हम शीट्स में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, और डक्टाइल यानी कि वायर्स भी हम उनसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को malleable एंड डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होती है, राइट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। ठीक है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स क्या हैं? सॉलिड स्टेट्स में हैं। समझ में आई आपको बात? चलिए और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये मेटल्स क्या होते हैं? सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि वो डोनेट कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उनमें लग जाता है, यानी कि वो क्या है? मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यानी कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, या फिर दो भी होते हैं जो कि वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो डोनेट करके खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वही बात है जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ी थी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम ये नेगेटिव चार्ज किसी को दे देते हैं तो हमारे पास नेगेटिविटी चली गई। ठीक है, नेगेटिविटी को हमने अपने आप से दूर कर दिया। अब हमारे पास क्या बची है? पॉजिटिविटी। ठीक है, यानी कि मेटल्स अपनी नेगेटिविटी को दूर करके अपने पास क्या? पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि अपना नेगेटिव चार्ज लूज करते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका आप याद रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब अपने पॉजिटिव चार्ज को लूज कर देते हैं वो, और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी मेटल्स ये काम करते हैं। अब हाइड्रोजन ये काम क्यों नहीं करता? एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, यानी कि अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल क्या कौन सा है? एल्यूमिनियम है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा कौन क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट अबंडेंट मेटल विच इज़ एल्यूमिनियम। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम देखेंगे नॉन मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। They do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? They do not conduct heat and electricity, just opposite to
व्हाट वी हैव स्टडीड इन मेटल्स, ठीक है, और ये माइलेबल और डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स 10 आर सॉलिड्स। देखिए अब आपको यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल नॉन मेटल्स कितने होते हैं, 22, ठीक है, 22 नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें कि 10 हमारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है। 1 दैट इज ब्रोमीन इन लिक्विड, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है 22 में से जो कि क्या है, लिक्विड है, वेयर एज 11 आर गैसेस, जो कि बाकी बचे 11 एलिमेंट्स वो क्या हैं, गैसियस स्टेट्स में हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि नॉन मेटल्स में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट्स में एलिमेंट पाए जा रहे हैं। लिक्विड में एक ही पाया जा रहा है, पर फिर भी वी आर हैविंग ऑल 3 स्टेट्स इन नॉन मेटल्स, जबकि मेटल में क्या था, सारे सॉलिड थे एक्सेप्ट क्या था, मर्क्यूरी को छोड़ के सारे सॉलिड स्टेट में थे, ठीक है। अब ये देखिए नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि मेटल्स क्या थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के थे, तो नॉन मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई भी नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा तो खुद भी नेगेटिव हो जाएगा ना, इसीलिए क्या होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, राइट। चलिए हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। अभी हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, भले ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है पर ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये मेटल नहीं है क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। समझ में आई बात। चलिए अब हम एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो पहले हम देखेंगे मेटल्स क्या होता है, दे आर malleable and ductile and can be beaten one into sheet and thin sheets and wire। यानी कि हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं malleable and ductility की, कि malleable यानी कि शीट्स में बीटन किए जाते हैं, तो डक्टाइल मतलब कि वो वायर्स में बनाए जा सकते हैं, कौन, मेटल्स, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, दे आर नाइदर malleable नॉर डक्टाइल, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन मेटल्स क्या हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, दे आर लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, लस्टरस होते हैं, मतलब उनमें एक चमक होती है और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मतलब इनमें कोई चमक नहीं होती है। समझ में आई बात, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के शुरुआत के ऊपर के साइड के एलिमेंट्स है, इसलिए ये क्या है, सॉफ्ट हैं, और बाकी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स को अगर हम देखें तो दे आर जनरली सॉफ्ट, ये जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। अब देखिए डायमंड किसका है, डायमंड आता है फ्रॉम द एलिमेंट कार्बन, ठीक है, जो कि नॉन मेटेलिक साइट में है। अब ये देखिए, ये है तो नॉन मेटल लेकिन हार्ड है, ये एक एक्सेप्शन है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इनके क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं नेचर में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनको मेल्ट करना या बॉईल करना भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम क्या थे, सॉफ्ट थे ना, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा, ठीक है, ये बहुत जल्दी से मेल्ट और बॉइल्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, नॉन मेटल के साइड का फिफ्थ पॉइंट, दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। अब देखिए इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये कम होते हैं मेटल्स की अपेक्षा, लेकिन डायमंड को छोड़ के। डायमंड को क्यों छोड़ के, क्योंकि डायमंड तो हार्ड था ना, तो उसको मेल्ट करना या बॉयल करना तो मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत हार्ड है। चलिए
दे आर सोनोरस, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब कि अगर हम उनमें कुछ भी चीज़ करेंगे तो उसमें क्या होगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक मेटल में कोई भी चीज़ ऐसे बजाएं आपस में तो उनके एक अलग सी साउंड आती है ना, ठीक है। तो ये उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरस। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। उनमें ऐसी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है ना। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे हम नॉन मेटल्स की। देखिए, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी एंड गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी, दैट इज दे आर लाइट सब्सटेंसेस, मतलब इनकी डेंसिटी जो है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स क्या होगी, कम होगी, और ये लाइट इन नेचर, ठीक है। लाइट भी होंगे, हल्के भी होंगे। अब देखिए कुछ मेटल्स के कलर्स के बारे में भी यहाँ बताया गया है। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब इनके कुछ अलग कलर्स भी होते हैं, ये भी कुछ देख लीजिए। जैसे कि सल्फर जो है येलो इन कलर, फॉस्फोरस वाइट भी होता है, रेड फॉस्फोरस भी आता है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये नोट कर लीजिए। नॉन मेटल्स के बारे में अगर लिखने के लिए आता है तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए, अगर हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वो क्या देगा प्रोडक्ट में, हमको मेटल की ऑक्साइड देगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड देगा। लेकिन अगर हम मेटल ऑक्साइड जो कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ बन रहा था उसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे हम चल के इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए पहले हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम मेटल का रिएक्शन पहले ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने लास्ट पेज में देखा कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने से मेटल की ऑक्साइड बन रही है, ठीक है। When metal are burnt in air, they react with oxygen in air टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, मेटल को जब हम एयर में बर्न करते हैं, एयर बर्न करते हैं, अब एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का कंबशन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन में बर्न करना इज कंबशन, ठीक है। ये आप पुराना रिकॉल कर रहे हैं, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू एज दे आर बेसिक इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हो रहा है कि मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसीलिए ये जो रेड लिटमस को है ब्लू में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के हैं, इसीलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, सोडियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव्स सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सोडियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, Na2O, है ना। जब हम सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का O कैपिटल होगा, स्मॉल में नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कंपाउंड लिखते समय कोई भी जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हर एलिमेंट का। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और देखेंगे। एल्यूमिनियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई हुई है, जिसको भी प्रॉब्लम है लास्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो में मैंने बैलेंसिंग सिखाई हुई है, जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये एक नया टर्म ऐड हुआ है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आइए चलिए ध्यान देते हैं। ऑक्साइड दैट शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए, एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करें और बेसिक बिहेवियर भी शो करें, दैट आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात हो रही है, तो आइए हम एक करके देख लेते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ वन ऑफ देम। अब जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकती है क्योंकि वो एसिड का भी बिहेव करेगी और बेसिस जैसा भी बिहेव करेगी, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए किसके साथ रिएक्ट कर रही है। अब जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एक एसिड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये एज अ बेस बिहेव करेगा। ठीक है, बेस बिहेव करेगा यहाँ पे Al2O3। तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा, यहाँ पे HCl नहीं होगा, AlCl3। ठीक है, AlCl3 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा बिहेव किया इसने, एज अ बेस, जिसमें कि सॉल्ट और वाटर बनाया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में Al2O3 रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaAlO3 प्लस H2O। यहाँ भी सॉल्ट और वाटर बनाया, लेकिन यहाँ पे कैसा बिहेव करा, एज अ एसिड। ठीक है, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में क्या एक्ट कर रहा था, एज अ बेस। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हाउ मेटल ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, अभी तक हमने रिएक्शन का मेटल का रिएक्शन देखा था ऑक्सीजन के साथ, अब हम मेटल का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। ठीक है, आइए। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, हॉट या फिर कोल्ड, द प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मेटल्स रिएक्ट करता है वाटर के साथ, चाहे वो हॉट हो या फिर कोल्ड हो, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज मेटल हाइड्रोक्साइड। व्हेन metal reacts with steam, then products are metal oxides and hydrogen gas। अब देखिए स्टीम के साथ भी रिएक्ट होगा, तब भी क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ में आई बात। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। देखिए जैसे कि पोटेशियम का रिएक्शन हो रहा है। पोटेशियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ हो रहा है। तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया इसने, और कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर MCQs में भी पूछ सकता है कि जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ था तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी। आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, अब देखिए दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन कौन से हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इज लेस वायलेंट। अब देखिए कैल्शियम और वाटर का जो रिएक्शन होता है वो कम वायलेंट होता है। ठीक है, उसमें कम हीट रिलीज होती है, जबकि बाकी मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो वो काफ़ी वायलेंट हो सकते हैं। ठीक है, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, इस रिएक्शन में कैल्शियम के रिएक्शन में इतनी सफिशिएंट हीट नहीं निकलती है कि वो आग लगा दे। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए रिएक्शन आपको दिया हुआ है, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
Calcium starts floating because bubbles of hydrogen gas stick to the surface of metal. ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है कि कैल्शियम जो है फ्लोट करने लगता है। ठीक है, जब हम पानी को चूना होता है, कैल्शियम एक्चुअली में क्या होता है, चूना होता है। अब देखिए पानी में अगर घोला जाता है तो जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं वो क्या हो जाते हैं, मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। समझ में आई बात, इसीलिए वो फायर नहीं कैच कर पाते। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये जिंक है, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट और कोल्ड वाटर। ठीक है, अब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये कैसे हैं, हॉट या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये देखिए ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनको और भी हॉट चाहिए, क्योंकि क्या है ये, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये हैं लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनको क्या चाहिए रिएक्शन के लिए, स्टीम चाहिए। ठीक है, ऑल्सो लेड, गोल्ड एंड सिल्वर, और लेड, गोल्ड और सिल्वर का क्या होता है, नो रिएक्शन विद द वाटर और स्टीम और एनीथिंग। ठीक है, चलिए अब ये देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। ठीक है, अब हम मेटल का रिएक्शन एसिड्स के साथ देखेंगे। तो देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स क्या क्या दे रहे हैं हमको, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स गिव्स यू, यहाँ पे मेटल नहीं होगा, मेटल कैसे हो जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, किसको करेक्शन कर लीजिएगा, मैग्नीशियम रिक्वायर्स, मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली विथ डाइल्यूट HCl फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए अब मैग्नीशियम का रिएक्शन क्या हो रहा है, HCl के साथ हो रहा है, ये क्या बना ले रहा है, MgCl2 सॉल्ट, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक्वा रेजिया क्या होता है। तो आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, अभी देखिए किसका मिक्सचर होता है, 1 part ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये क्या है, एक तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का पार्ट है और 3 parts क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। यानी कि अगर हम इसको 1:3 लेके चलें तो जो 1 है ये क्या है, कंसनट्रेटेड HNO3 है, और 3 parts क्या हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, H2SO4। एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स बट अलोन दे कांट डू द सेम। ठीक है, अब ये क्या है, एक्वा रेजिया का जो मिक्सचर है, ठीक है, ये जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर बना है वो क्या है, गोल्ड और प्लैटिनम को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है, पर अकेले ये काम कोई भी अकेला ये या अकेला ये नहीं कर सकता। इन दोनों का जो मिक्सचर है इस रेशियो में जो मिला हुआ है यही ये काम कर सकता है, अकेले इन दोनों में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, मेटल बी प्लस मेटल ए। अब मेटल ए का रिएक्शन मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हम करा रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मेटल ए ने डिस्प्लेस कर दिया मेटल बी को। ठीक है, उसके सॉल्ट के साथ अपना सॉल्यूशन बना लिया और मेटल बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। A more reactive metal displaces less reactive metals from its salt solution। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। जैसे कि आप देखिए जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट, अब जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर रहा यहाँ पर। आई बात समझ में, चलिए अब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे।
जिसमें कि आपको एक सीरीज पता चलेगी कि ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, फिर उससे कम कौन है, ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये बात आपको इस सीरीज से एकदम कंफर्म हो जाएगी। एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम in order of decreasing reactivity called reactivity series of metals, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी मेटल्स को वर्टिकली अरेंज किया गया है टॉप से लेकर बॉटम तक। मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड ऑन द टॉप, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ये देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी हुई है। सबसे टॉप पे, जैसा कि पहले आपने देखा कि सबसे टॉप पे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, और नीचे जो रहे बॉटम में सबसे लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे टॉप पे क्या है, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और उसके बाद में आते हैं ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कॉपर, सोडियम, ये सारे पोटेशियम एंड सोडियम ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, ठीक है, जो कि क्या है, वाटर से जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर जब हम नीचे आते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या था, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम इसके नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये ये नहीं, एल्यूमिनियम, कार्बन तो चलिए कोई बात नहीं, एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि कार्बन से ऊपर, कार्बन से नीचे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स ओनली। तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जबकि इसके नीचे के एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन के नीचे के, ये ना तो स्टीम से, ना हॉट वाटर से, ना कोल्ड वाटर से, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक्रोनिम भी दिया हुआ है जिससे आपको याद करने में भी थोड़ी सी आसानी हो सकती है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। ये एक एक्रोनिम दिया हुआ है जो कि आपको याद करने में, जैसे देखिए P यहाँ पे P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ये याद करना ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन आता है, कंप्लीट द रिएक्शन आता है, आपको ये पूछ सकता है, या फिर एमसीक्यू के माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, तो ये याद करना ज़रूरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं वो थोड़ा सा देखेंगे। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल दे फॉर्म ionic compounds, and when non-metal reacts with non-metal they form कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। देखिए जब मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ होता है तो वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और जब नॉन मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के ही साथ होता है तो वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा ये टॉपिक भी हम देख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के क्या कारण होते हैं। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर एटम को क्या है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है, यानी कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उनको फुलफिल चाहिए टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उनको अपनी पूरा फुलफिल चाहिए, ठीक है। अब उनको वो करने के लिए 3 तरीके ये अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ठीक है, अगर उनके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या फिर अगर उनके पास कमी पड़ रही है तो या तो वो गेन कर लें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, या फिर क्या करें, या फिर वो क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, दोनों के पास बराबर आ जाएगा और वो क्या बनाएंगे, एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये आप जाके हायर क्लासेस में और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है।
ये बात समझ में आई। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है आयंस के बारे में, ठीक है। एन आयन इज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। आयन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, यानी उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, या तो उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा या फिर किसी से एक्सेप्ट किया होगा। आई बात समझ में। इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। अब मतलब इनके पास क्या है, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन हम अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो इसका मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, तो ऐसे आयंस मतलब ऐसे एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है वो क्या है, आयंस हैं, ठीक है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। देखिए अब जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, एक कैटायन है, ठीक है। जबकि नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं क्लोरीन का एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी ये क्या है, एक एनायन है, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे देखिए सोडियम था, ठीक है, सोडियम था, अब ये क्या है, एक मेटल है। ये क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक लूज़ किया। देखिए जिसके इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2,8,1, ठीक है। लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसके पास, आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है फुलफिल है, ठीक है। तो ये इसको स्टेबिलिटी मिल गई। सो इट कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अब इसके जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रह गए क्या, नहीं रह गए, ठीक है। ऐसा ही है क्लोरीन के साथ हुआ। अब क्लोरीन क्या था, क्लोरीन के पास क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2,8,7, ठीक है। अब देखिए इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट द इलेक्ट्रॉन फुलफिल लास्ट शेल, ठीक है। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या इजी होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई इसको, ठीक है। देखिए जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया है, सोडियम जो था उसने क्या किया, यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया। क्या किया, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, देखिए लास्ट शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था ना, ये देखिए लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए इसने अपना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया। अब क्लोरीन के पास क्या हो गए, लास्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या है, ये कंपाउंड बना दिया। इस टाइप के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, या फिर ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब आयनिक कंपाउंड के बारे में हम 2-3 पॉइंट्स और देखेंगे। कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर, ठीक है। अब एक एटम से हम दूसरे एटम में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसका एक और भी नाम है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। Ionic compounds are usually crystalline solid because the oppositely charged ions attracts one another strongly and form a regular crystal। अब देखिए इस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये
कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वे यूजुअली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि उनमें जो अपोजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड टुगेदर, दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर टू गेट रेगुलर क्रिस्टल, ठीक है, वो बहुत टाइटली होते हैं, उनके जो बीच की बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इसलिए वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अब देखिए, जैसे कि आपने देखा कि बहुत टाइट बॉन्डिंग थी, ठीक है, समझने के लिए आप ये समझ लीजिए बॉन्डिंग काफ़ी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है, उनको मेल्ट करना, बॉयल करना ईजी नहीं होगा क्योंकि उनके बीच की बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। Ionic compounds are usually soluble in water but insoluble in organic solvent, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When we dissolve ionic solid in water or melt it, the crystal structure is broken down and ion becomes free to move and conduct electricity। अब देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, जैसा कि आपने पिछले पॉइंट में देखा कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, अब ये वाटर में मिलाने के बाद मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, अब इनके क्या हैं, जो आयंस हैं अलग अलग हो गए। अब देखिए, अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हैं, फ्री टू मूव, ये फ्री मूव कर रहे हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको मालूम है, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको भी मैं कवर कर दूंगी, ठीक है, वो वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।